नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पेटेंट एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप पेटेंट रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसको प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से आप पेटेंट का नॉलेज यूज करके पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तो जरूरी है कि आपको पेटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो पेटेंट की नॉलेज के साथ साथ अर्निंग का फंडा ये इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 55 के बारे में, जो है टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, और साथ साथ में सेक्शन नंबर 56 को भी देखेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में। टर्म ऑफ मेन पेटेंट वही टर्म होती है पेटेंट ऑफ एडिशन की। सेक्शन 54 में हमने देखा कि अगर कोई एक इन्वेंशन पहले फाइल हो चुका है और उसके बाद में वहां पर इंप्रूवमेंट करनी है थोड़ी सी, तो हम बाद में पेटेंट ऑफ एडिशन को फाइल कर सकते हैं। कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करनी है वो हम 56 सेक्शन जब आएगा ना तब देखेंगे कि इंप्रूवमेंट में क्या क्या चलता है। बट फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि जो मेन इन्वेंशन है, जो पहले फाइल की गई है पेटेंट, उसका जो टर्म रहेगा वही टर्म रहेगा पेटेंट ऑफ एडिशन का। इसका सीधा मीनिंग हुआ, अगर आज के दिन पे मेन एप्लीकेशन फाइल हुई है तो आज से लेके 20 बरस तक इंडिया में वो पेटेंट वर्क करेगी। अब पेटेंट ऑफ एडिशन आज से 6 महीने के बाद फाइल हुई है तो इंडिया में पेटेंट ऑफ एडिशन जो रहेगी ना, इस पेटेंट के साथ में जो लगी है, उसका भी टर्म आज से लेके 20 बरस तक होगा, ना कि 6 महीने के बाद 20 बरस तक, क्योंकि वो अलग से पेटेंट नहीं है, वो पेटेंट ऑफ एडिशन है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन का जो टर्म है ना, वो मेन इन्वेंशन का जो टर्म है वही रहता है। अगर मेन इन्वेंशन रिवोक हो जाए तो क्या होगा? ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मेन इन्वेंशन रिवोक हो जाता है तो उस केस में जो पेटेंट ऑफ एडिशन है ना, उसे इंडिपेंडेंट पेटेंट गिना जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऑन सर्टेन ग्राउंड, जो रिवोकेशन के ग्राउंड है सेक्शन नंबर 64 के तहत, कोई भी पेटेंट रिवोक हो सकती है। तो जब पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल की गई है तो मेन पेटेंट रिवोक हो जाने पर जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उसे इंडिपेंडेंट पेटेंट कंसीडर किया जाएगा। अब यहां से थोड़े क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि जब मेन पेटेंट इन फोर्स थी, अभी तक रिवोक नहीं हुई है, मेन पेटेंट इन फोर्स थी, तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन पे कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लगती थी। जो अक्सर लगती है पेटेंट ग्रांट होने के बाद, वो पेटेंट ऑफ एडिशन पे नहीं लग रही थी जब तक मेन इन्वेंशन रिवोक नहीं हुआ था। बट जब मेन इन्वेंशन रिवोक हो गया तो उसके बाद में इफ द मेन इन्वेंशन रिवोक्ड, देन रिन्यूअल फीस फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन एज इंडिपेंडेंट पेटेंट। चलिए समझते हैं इसको। आज के दिन अगर पेटेंट फाइल की, आज से 2 बरस के बाद पेटेंट ग्रांट हो गई, मेन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, मेन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद 6 बरस के बाद पेटेंट रिवोक हो गई। ध्यान रखिएगा, अभी मेन इन्वेंशन रिवोक हो गया और ये जो मेन इन्वेंशन था ना, वो पेटेंट ऑफ एडिशन के साथ
फाइल किया गया था, यानी मेन इन्वेंशन फाइल किया, उसके बाद में पेटेंट ऑफ एडिशन भी फाइल किया गया था। तो अब 6 बरस तक की रिन्यूअल फीस पेटेंट ऑफ एडिशन पे नहीं लगेगी, बट 6 बरस कंप्लीट होने के बाद 7th ईयर्स ऑनवर्ड किसके लिए रिन्यूअल फी लगेगी? पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए, क्योंकि अब वो पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क कर रहा है। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सेक्शन नंबर 55 क्या कहना चाहता है। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 के बारे में। सेक्शन नंबर 56 बता रहा है वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में, कि उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी। ग्रांट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, एक बार पेटेंट ऑफ एडिशन की ग्रांट मिल जाए तो कांट बी रिफ्यूज्ड और रिवोक एंड इनवैलिडेटेड, उसे रिफ्यूज या रिवोक या इनवैलिडेटेड नहीं किया जा सकता। किसको? पेटेंट ऑफ एडिशन को। किस पर? ऑन द ग्राउंड दैट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। सिर्फ इतनी बात पे कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं बता रहा है। किसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? पेटेंट ऑफ एडिशन का। तो उस बेसिस पे उसे रिफ्यूज या रिवोक या इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होती है मेन एप्लीकेशन की वजह से, तो मेन एप्लीकेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होता है। तो ये हो भी सकता है कि जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उस पे इन्वेंटिव स्टेप ना दिखे, बट जब हम पेटेंट ऑफ एडिशन को कंबाइंड कर दे मेन एप्लीकेशन के साथ, तब जाके हमें वो इन्वेंटिव स्टेप समझ में आए। तो कभी भी पेटेंट ऑफ एडिशन को अकेले इन्वेंटिव स्टेप की वजह से रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, रिवोक नहीं किया जा सकता है, इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 13(3) ये बता रहा है कि फॉर्म नंबर 1 फाइल करके और साथ साथ में जब भी पेटेंट ऑफ एडिशन अगर आएगा, तब पेटेंट ऑफ एडिशन के अंदर मेन इन्वेंशन का जो मेन पेटेंट है उसका रेफरेंस नंबर डालना रहेगा और स्टेटमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखना रहेगा कि ये जो पेटेंट है वो पार्टिकुलरली उस मेन पेटेंट के साथ कोरिलेट कर रही है। अब एक केस स्टडी थी, जो केस स्टडी थी लिनोटाइप एंड मशीनरी लिमिटेड वर्सेस हॉपकिंस से। उसमें से एक कंक्लूजन मैंने निकाला है ये केस स्टडी से कि कौन कौन से इंप्रूवमेंट कंसीडर किए जाते हैं एज अ वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ यानी पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए। तो यहां पर लिखा है मोर देन नियर वर्कशॉप इंप्रूवमेंट। वर्कशॉप से जो इंप्रूवमेंट होते हैं ना उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। मस्ट इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइड टेस्ट ऑफ इन्वेंशन, और इन्वेंशन के टेस्ट को सेटिस्फाई करने चाहिए। कॉम्बिनेशन मस्ट प्रोड्यूस न्यू रिजल्ट, कॉम्बिनेशन नए रिजल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए। नया आर्टिकल या फिर बेटर और चीपर आर्टिकल देन बिफोर कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड इंटीजर्स may be so combined that by their working interrelation they produce new process or improved result। तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उनको मिलाकर एक ऐसा नया इन्वेंशन बनना चाहिए जो चीपर तो हो ही, साथ साथ में नए रिजल्ट दे और इंप्रूव्ड रिजल्ट दे। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन नंबर 56 भी समझ में आ चुका होगा।
इसके साथ साथ में पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म नंबर 1, वो भी पता चल गया। और साथ में कौन सा रूल एप्लीकेबल है पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में, वो है रूल नंबर 13, और उसमें भी स्पेसिफिकली सब क्लोज 3, ये भी आपको पता चल गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट को सेटिस्फाइड करना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।